हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। राजस्थान जेई लेक्चर सीरीज़ में ये हमारा चौथा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को ही कंटिन्यू करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है तो ठीक है, इस लेक्चर में जो पहला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन इज अ स्पेशल केस ऑफ बेंडिंग स्ट्रेसेस। प्योर बेंडिंग का या बेंडिंग फ्लेक्चर का जो भी हम स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में पढ़ते हैं उसका स्पेशल एक केस है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। क्वेश्चन कह रहा है कि द रेशियो ऑफ विड्थ टू द डेप्थ इन द स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन कट आउट फ्रॉम अ सिलेंड्रिकल सेक्शन। देखिए इसको समझिए। सबसे पहले देयर इज अ सिलेंड्रिकल सेक्शन, एक सिलेंडर है हमारे पास। इस सिलेंडर को जब मैं इस साइड घुमा के देखूंगा तो क्या दिखाई देगा? सर्कल दिखाई देगा। वो ये कह रहा है कि इस सर्कल में से, यानी इस सिलेंडर के अंदर में से मुझे ऐसा एक क्रॉस सेक्शन काटना है जिसकी डेप्थ मान लेते हैं d है, स्मॉल d, और जिसकी विड्थ मान लेते हैं स्मॉल b है। ठीक है, तो ऐसा ये जो सेक्शन मैं इसके अंदर से काटूंगा और बाकियों को उठा के मैं फेंक दूंगा। इसको मैं क्या करूंगा, यहां से काटूंगा और ये जितना एक्स्ट्रा पोर्शन इसको उठा के फेंक दूंगा। वो कह रहा है कि इसकी डेप्थ और इसकी विड्थ का रेशियो क्या है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ, सॉरी वो कह रहा है विड्थ से डेप्थ का रेशियो क्या है। ठीक है, स्टैंडर्ड रिजल्ट है ये, इसकी वैल्यू √2 होती है। सॉरी इसकी वैल्यू होती है 1/√2। ये हमारे पास होगा b√2 के बराबर। बस इसको आपको याद रखना है। ठीक है, ये ज्यादा होता है। डेप्थ जो होती है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन विड्थ। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर सेक्शन, स्ट्रॉन्गेस्ट रेक्टेंगुलर सेक्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं इसमें। जब ये केस हो गया तो इसके अलावा एक और स्पेशल केस होता है जिसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। एक स्पेशल केस, एक क्वेश्चन हर बार आता है कंपटीशन में, जो देखा जाता है कि अगर मेरे पास एक स्क्वायर सेक्शन है तो उसको रखने के दो तरीके हो सकते हैं। एक तरीका तो ये हो सकता है, दूसरा तरीका ये हो सकता है। सेम सेक्शन है, ये सेक्शन और ये सेक्शन सेम है, स्क्वायर सेक्शन है, ए इसकी डायमेंशन है, ए और ए इसके डायमेंशन है। इसको डायगोनल के ऊपर रख दिया, इसको इसकी विड्थ के ऊपर रखा है। ठीक है, अब पूछते क्या है, पूछते ये है कि इन दोनों में से स्ट्रॉन्गर कौन सा है, यानी बेंडिंग मोमेंट कौन सा सेक्शन ज्यादा अच्छे से काउंटरैक्ट कर लेगा। तो हमेशा आपको ये याद रखना है कि दिस वन इज अ स्ट्रॉन्गर सेक्शन, दिस वन इज अ वीकर सेक्शन। ठीक है, और कितने से, अगर ये बोला जाए कि इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लेते हैं mr1 है और इसका मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस मान लेते हैं mr2 है, तो हमेशा याद रखना है कि mr1 इज ग्रेटर देन mr2, पहली चीज। और इन दोनों का जो रेशियो होता है अपने पास, mr1 डिवाइडेड बाय mr2 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। इसको एक और रेशियो से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो होता है इसका सेक्शन मॉडुलस। यानी इस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस z1 डिवाइडेड बाय इस सेक्शन का सेक्शन मॉडुलस z2 इज ऑलवेज इक्वल टू √2। और सेक्शन मॉडुलस तो आपको पता ही होगा, I इज इक्वल टू और z इज इक्वल टू I/y होता है, जहां पे I क्या होता है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, एंड y इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूट्रल एक्सिस एंड द एक्सट्रीम फाइबर। ये होता है। ये एक और स्पेशल केस था जो मुझे आपको बताना था, बस। ठीक है, इतना मुझे आपको बताना है इस वाले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे आप लोग आगे बढ़ते हैं। देयर इज अगले क्वेश्चन में एक नया टर्म यूज हुआ है, फ्लिच्ड बीम। क्या टर्म है? फ्लिच्ड बीम। फ्लिच्ड बीम के डायमेंशंस हमें दिए हुए हैं और फ्लिच्ड बीम में दो चीजों से मिलकर बनी हुई है, एक वुड और दूसरा स्टील। ठीक है, तो फ्लिच्ड बीम इज अ काइंड ऑफ अ स्पेशल केस ऑफ अ कंपोजिट बीम। फ्लिच्ड बीम क्या होती है? कंपोजिट बीम का एक केस होती है। मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, कंपोजिट मतलब एक से ज्यादा मटेरियल से जो बीम बने उसे हम लोग कहते हैं फ्लिच्ड बीम। अब फ्लिच्ड बीम में मेरे पास दो केसेस बनते हैं। एक केस ये होता है कि अगर मेरे पास प्लेट ऊपर लगाई जा सकती है और नीचे लगाई जा सकती है, ये मेरे पास वुड का सेक्शन हो गया, और ऊपर प्लेट हो गई और नीचे प्लेट हो गई। एक तरीका ये होता है। और दूसरा तरीका क्या होता है कि मेरे पास ये वुड का सेक्शन हो गया और प्लेट लगी यहां पे और प्लेट लगी यहां पे।
अब हमें जज करना है कि क्वेश्चन में किसके बारे में बात की जा रही है। तो अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक फ्लिज्ड बीम है जिसमें वुडन जॉइस्ट लगा है, जिसकी विड्थ है 150 mm और डेप्थ है 300 mm। तो एक क्वेश्चन के हिसाब से विड्थ 150 mm और डेप्थ 300 mm का एक लकड़ी का टुकड़ा है मेरे पास, ठीक है, जिसको स्ट्रेंथन करने के लिए मुझे स्टील की प्लेट की जरूरत पड़ गई, जिसकी थिकनेस है 10 mm और डेप्थ है 300 mm। अब देखो, हमेशा जो कॉमन डायमेंशन है, जैसे इसकी और इसकी डेप्थ है कॉमन, तो अगर इसकी और इसकी डेप्थ कॉमन होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि मैं उसको डेप्थ वाइज चिपकाऊंगा। यानी मेरे पास दो स्टील की प्लेटें मैं यहां लगाऊंगा, एक प्लेट ये हो गई, एक प्लेट ये हो गई मेरे पास यहाँ पे, क्योंकि इसकी डेप्थ कितनी है 300 mm और वुडन वाले सेक्शन की भी डेप्थ थी 300 mm और इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है 10 mm। अब क्वेश्चन में दिया है कि अगर मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू है, मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू है मेरे पास 20। मॉड्यूलर रेशियो क्या होता है? द रेशियो ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील टू दैट ऑफ वुड, ये होता है मॉड्यूलर रेशियो। तो वो कह रहा है कि इक्विवेलेंट सेक्शन की विड्थ के बारे में बताइए। ऐसे टाइप के क्वेश्चन को जब भी आपसे इक्विवेलेंट सेक्शन पूछा जाए तो दिमाग में क्लियर रखो, इक्विवेलेंट सेक्शन का मतलब होता है वो सेक्शन जिसमें हमारे पास पूरा का पूरा सेक्शन किसी एक ही मटेरियल से मिलके बना होगा। तो इस सेक्शन को मैं या तो वुड में कन्वर्ट कर सकता हूं, पूरी की पूरी तरह वुड में कन्वर्ट कर दूं, या तो इसको पूरी की पूरी तरह स्टील में कन्वर्ट कर सकता हूं। ठीक है, कैसे? एक केस ये बनेगा मेरे पास, अगर मैंने इसकी डेप्थ को कांस्टेंट रखा हुआ है तो मेरे पास, अगर मुझे इसको स्टील को इक्विवेलेंट सेक्शन, इसने यहाँ पे कोई भी चीज मेंशन नहीं की है, तो मैं क्या करता हूं, मैं इस पूरे के पूरे को वुड में कन्वर्ट कर देता हूं। अगर मैं इसको वुड में कन्वर्ट करूंगा तो मेरे पास ये बीच वाला वुड का सेक्शन तो जैसा का तैसा बना रहेगा, और ये जो साइड की जो प्लेट है इसकी थिकनेस पहले 10 mm थी, अब उसको m से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। यानी उस, देखो, जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन है जिसका मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा होता है वो स्ट्रॉन्गर सेक्शन होता है। तो जो स्ट्रॉन्गर सेक्शन होता है उसकी विड्थ को या उसकी डेप्थ को हम लोग बढ़ा देते हैं, उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉड्यूलर रेशियो से। तो यानी स्टील की जगह पे मैं दोनों तरफ वुड के सेक्शन को लगा सकता हूं। तो दिस इज द इक्विवेलेंट सेक्शन। तो ये थिकनेस फिर कितनी हो गई? 10 mm मल्टीप्लाइड बाय 20 इज इक्वल टू 200 mm। इसकी थिकनेस पहले से 150 mm थी, इसकी थिकनेस कितनी हो गई? 200 mm। तो ओवरऑल विड्थ कितनी हो गई इस सेक्शन की? 200, 200, 400, 400 और 150, 550 mm। अगर मैं वुड के केस में देखूं, सिमिलरली आप ऐसा भी कर सकते हो कि इसकी थिकनेस को कम कर दो और इसको निकाल दो, किसके? इस पूरे को हम लोग स्टील में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन इसकी थिकनेस, क्योंकि वुड एक वीकर मेंबर है, तो इसकी थिकनेस को मुझे क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। यानी 150 को 20 से मुझे वो करना पड़ेगा, क्या होता है? डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो इक्विवेलेंट सेक्शन वुड के केस में ये होगा, और स्टील के केस में अगर आप निकालें तो ये बन जाएगी, बीच वाली जो स्ट्रिप है वुड की, दिस विल गेट कन्वर्ट इनटू 150 डिवाइडेड बाय 20 विच इज इक्वल टू 7.5। और साइड में जो दो प्लेटें लगी हैं वो तो लगी हैं, वो लगी हैं 10 mm की और 10 mm की, यानी 10 mm की ये प्लेट, 10 mm की ये प्लेट और 7.5 mm की ये प्लेट। तो ओवरऑल विड्थ कितनी हो गई? 10 + 10 20 + 7 इज 27.5। तो एक विड्थ ये आ गई, एक विड्थ ये आ गई, ये हो गई स्टील की विड्थ, ये हो गई वुड की विड्थ। ठीक है, दिस इज हाउ वी कन्वर्ट अ फ्लिज्ड बीम इनटू एन इक्विवेलेंट सेक्शन। ठीक है, ओके, मूविंग फॉरवर्ड, क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इन केस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन इन टर्म्स ऑफ एवरेज स्ट्रेस। तो देखिए, शियर स्ट्रेस के बारे में आप एक चीज बस जान लीजिए कि शियर स्ट्रेस का जो वेरिएशन होता है, चाहे वो कोई भी सेक्शन आप ले लो, इट इज अ पैराबोलिक वेरिएशन जो न्यूट्रल एक्सिस तक आते आते अपनी मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाता है। ठीक है, अब कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं। पहली बात तो जो आपको याद रहना चाहिए, एक सेक्शन होता है हमारे पास रेक्टेंगुलर सेक्शन, दूसरा सेक्शन होता है मेरे पास सर्कुलर सेक्शन, और तीसरा सेक्शन मेरे पास होता है ट्रायंगुलर सेक्शन। इसके केस में जो शियर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन है वो तो पैराबोलिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया। सिमिलरली इसके केस में भी पैराबोलिक होगा, सिमिलरली इसके केस में भी पैराबोलिक होगा। अब एक टर्म होता है एवरेज शियर स्ट्रेस।
एवरेज शियर स्ट्रेस क्या होता है, जैसे मान लेते हैं कि किसी भी सेक्शन के ऊपर शियर फोर्स लग रही है F, तो उस सेक्शन के ऊपर लगने वाली शियर फोर्स को अगर मैं उस सेक्शन के एरिया से डायरेक्टली डिवाइड कर दूं तो मेरे पास जो वैल्यू आती है दिस इज द एवरेज शियर स्ट्रेस, ठीक है। लेकिन एक्चुअली में ये एवरेज शियर स्ट्रेस क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है ऑल ओवर द डेप्थ। इसकी वैल्यू कितनी रहेगी, टाउ एवरेज के बराबर। दिस इज द आइडियलाइज्ड बिहेवियर जो हम लोग एवरेज इसकी वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं आरसीसी में, जिसमें हम लोग नॉमिनल शियर स्ट्रेस के बारे में पढ़ते हैं, वो वैल्यू वहां पे यूज होती है। यहां पे बस आपने को ये याद रखना है कि एक्चुअल जो डायग्राम है डिस्ट्रीब्यूशन का वो ऐसा कुछ दिखाई देता है विच इज पैराबोलिक, ये मैंने अभी आपको बताया। अब ये हमें निकालना है कि जो टाउ मैक्सिमम है और ये टाउ एवरेज जो है इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन होगा। तो तीन वैल्यूज होती है, आपको याद रखनी है। टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज इन केस ऑफ अ रेक्टेंगुलर सेक्शन। इन केस ऑफ अ सर्कुलर सेक्शन दिस इज इक्वल टू 4/3 टाइम्स टाउ एवरेज। और ट्रायंगुलर सेक्शन के केस में टाउ मैक्सिमम इज इक्वल टू अगेन 3/2 टाइम्स टाउ एवरेज। तो जो क्वेश्चन कह रहा था मैक्सिमम शियर स्ट्रेस को सर्कुलर सेक्शन में अगर इसके टर्म्स में लिखना है तो ये 4/3 टाइम्स होगा टाउ एवरेज के, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हमारे पास ये डायग्राम है, यहाँ पे इस डायग्राम में मेरे पास 3 पॉइंट्स हैं A, C और B, और कह रहा है कि शियर सेंटर कहां पे लाई करेगा। अब कॉन्सेप्ट आ गया शियर सेंटर का, तो पहले थोड़ा सा जान लेते हैं शियर सेंटर के बारे में। शियर सेंटर के बारे में आप लोग लिख लीजिए, ये वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट के ऊपर अगर लोडिंग पास करें तो उस सेक्शन के अबाउट कभी भी टॉर्शनल स्ट्रेस डेवलप नहीं होते और सिर्फ बेंडिंग का इफेक्ट आता है, ठीक है। फिर से ध्यान दो, शियर सेंटर वो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे अगर लोड किसी भी क्रॉस सेक्शन से पास कर जाए तो टॉर्शनल इफेक्ट नहीं आएगा, सिर्फ बेंडिंग का इफेक्ट आएगा, ठीक, पहली चीज। दूसरी चीज, शियर सेंटर को अगर मुझे डायरेक्टली निकालना है तो एक केस तो ये बनता है मेरे पास कि अगर मेरे पास एक सिमेट्रिकल सेक्शन है, मान लेते हैं कि आई हैव गॉट दिस सेक्शन, एक इस तरह का सेक्शन है मेरे पास। अब इस सेक्शन में क्या रहता है कि दिस सेक्शन हैज 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री। द फर्स्ट एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस एंड द सेकंड एक्सिस ऑफ सिमेट्री इज दिस। ये जो जिस भी पॉइंट पे इसके एक्सिस ऑफ सिमेट्री मीट करेंगे उसी पॉइंट को हम लोग शियर सेंटर कहते हैं। ये उस केस में होता है जो सिमेट्रिकल फिगर्स होते हैं, उनके केस में ये चीज देखी जाती है, जहां पे 2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कट करेंगे वो शियर सेंटर कहलाएगा, ठीक है। लेकिन ये जो केस है दिस इज अ अनसिमेट्रिकल केस, यानी इसमें हमारे पास एक्सिस ऑफ सिमेट्री नहीं है। हमें नहीं पता कि ये लंबा है कि ये लंबा है, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इस टाइप के स्पेशल केस के लिए हमारे पास दिस इज अ स्पेशल केस इन विच a few things will be given to you. This is the width approximately, this is the total height, the thickness of one leg is T, and always remember this is a special case, इसमें हमेशा shear center exterior में लाई करता है। हाँ, एक और चीज, shear center exterior और interior दोनों जगह पे लाई कर सकता है, जरूरी नहीं है कि बॉडी के अंदर ही लाई करे, बाहर भी लाई कर सकता है। तो B पॉइंट जो है इस पे shear center लाई करेगा, और इसका जो डिस्टेंस होता है मेरे पास, वैसे डिस्टेंस से रिलेटेड आपको शायद फॉर्मूला ना भी पूछा जाए, पर आप लोग लिख लीजिए कि एक्सेंट्रिसिटी जो होती है इसकी शियर सेंटर की फ्रॉम इट्स दिस सरफेस इज गिवन एज b² h² t डिवाइडेड बाय 8i। i इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस, ठीक है। इससे रिलेटेड, इस फॉर्मूले से रिलेटेड कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा, अगर बस आपकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये बता दिया। तो दिस इज ऑल व्हाट शियर सेंटर इज ऑल अबाउट। दिस क्वेश्चन इज आल्सो सॉल्व्ड। नाउ मूविंग ऑन, लास्ट क्वेश्चन इज अ एनालिटिकल टाइप ऑफ क्वेश्चन। एनालिटिकल मतलब आपको एनालाइज करना है कि इस जैसी चीज होगी तो क्या इफेक्ट आएगा, ठीक है। हमारे पास 3 बीम है, एक सर्कुलर, एक स्क्वायर और एक आई सेक्शन, जिनके एरियाज मेरे पास सेम है। वो ये कह रहा है कि फ्लेक्सर में यानी बेंडिंग मोमेंट जहां पे प्रीडोमिनेंट है, उस केस में कौन सा सेक्शन बेस्ट वर्क करेगा, ठीक, कौन सा सेक्शन बेस्ट वर्क करेगा। तो हमेशा आपको एक चीज याद रखनी है,
वो ये याद रखनी है कि मैंने इससे पहले वाले क्वेश्चन में आपको एक बात बताई थी, मैं दोबारा बता देता हूं यहाँ पे। एक रेक्टेंगुलर सेक्शन मान लेते हैं आपके पास है, उस रेक्टेंगुलर सेक्शन का अगर मैं बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ करूं तो वो इस जैसा बनता है, इट इज लीनियर। इन केस ऑफ इलास्टिक मटेरियल, सिर्फ इलास्टिक मटेरियल में ये बेंडिंग स्ट्रेस आएगा मेरे पास, दिस इज, यहां सिग्मा मैक्सिमम आएगा, और जो शियर स्ट्रेस वेरिएशन होगा दिस विल बी पैराबोलिक, यानी जहां पे बेंडिंग स्ट्रेस जीरो होगा वहां पे शियर स्ट्रेस क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि नीचे वाले फाइबर को सबसे ज्यादा बेंडिंग स्ट्रेस को देखना पड़ता है और बीच वाले फाइबर पे सबसे ज्यादा इफेक्ट होता है शियर स्ट्रेस का। तो इसका मतलब कि हर वो फिगर, जैसे मान लेते हैं कि आई सेक्शन है, तो अगर एक आई सेक्शन है तो उसका पूरा मास ऊपर और नीचे के लेग में कंसंट्रेटेड है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो किस टाइप की चीज को ज्यादा अच्छे से काउंटरैक्ट कर पाएगा, फ्लेक्सर को कि शियर को, फ्लेक्सर को, क्योंकि यहां पे भी फ्लेक्सर जो आएगा, दिस फ्लेक्सर विल गेट इट्स मैक्सिमम वैल्यू, यहां पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी और बीच वाले फ्लेक्सर की वैल्यू कम रहती है, इसीलिए जो एजेस होते हैं उसमें मास अगर कॉन्सेंट्रेटेड है तो वो फ्लेक्सर के लिए ज्यादा अच्छा डायग्राम बनेगा। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा आई सेक्शन। लेकिन एक और केस मैं आपसे पूछ सकता हूं कि सर तो फिर शियर के लिए कौन सा अच्छा होना चाहिए? तो शियर के लिए अच्छा होगा मेरे पास सर्कुलर सेक्शन। रीजन क्या है उसका? रीजन ये है उसका कि इसका जो मास है ये ऊपर और नीचे क्या है, कम है, लेकिन बीच वाले फाइबर के लिए सबसे ज्यादा मास है, तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस की वैल्यू आएगी उसको ये इजीली काउंटरैक्ट कर लेगा। सो दिस इज ऑल विच आई, ये बस आपको दो चीजों के लिए बता दिया, एक शियर का केस बता दिया मैंने आपको और एक ये फ्लेक्सर का केस बता दिया मैंने आपको। ठीक है, ये सारी चीजों को आप आराम से नोट कर लीजिए और मैं आपको मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में इसी सीरीज के। और थैंक यू वेरी मच फॉर लाइकिंग द वीडियो। आप और इसको शेयर कीजिए, इसको लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।